हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। आज हम अपनी एचएस लक्ष्य 2020 सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम एचएस प्रीलिम 2020 के लिए इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखते रहिए, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपको अपने सिलेबस की रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पा कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज बीन फाउंड एट। आपने बताना है हड़प्पा कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में रॉक कट आर्किटेक्चर कौन सी साइट पे मिले हैं। तो जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है कालीबंगन, धोलावीरा, कॉर्डिजी, अमरी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2 धोलावीरा। रॉक कट आर्किटेक्चर क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स या स्कल्पचर जो सॉलिड रॉक को उसके नेचुरल रकलिंग प्लेस पर ही कट करके बनाए जाते हैं, उन्हें रॉक कट आर्किटेक्चर बोला जाता है। तो ये कहाँ पे पाए गए हैं? धोलावीरा में पाए गए हैं। धोलावीरा कहाँ है? ये गुजरात के कच्छ एरिया में है और यहाँ का जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो बहुत इम्प्रेसिव है और जो बाकी की साइट्स है उनसे बेटर है। और इस सिटी के स्ट्रक्चर को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। वन इज साइटेडल, सेकेंड वन इज मिडल टाउन एंड थर्ड इज लोअर टाउन। इसके अलावा यहाँ पे वाटर रिजर्वोयर भी मिले हैं विद द स्टेप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसमें हमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी हुई है, तो हमें इसको मैच करना है। फर्स्ट वन इज लोथल। तो लोथल में हमें क्या मिला है? डॉकयार्ड, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 2। कालीबंगन में क्या मिला है? कालीबंगन में हमें प्लॉट फील्ड मिले हैं। देन सी इज धोलावीरा। धोलावीरा में क्या मिला? और एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज्ड साइन ऑफ हड़प्पा स्क्रिप्ट। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिली है जिसमें हड़प्पा स्क्रिप्ट के 10 लार्ज साइज साइन मिले हैं। बानावली, बानावली में क्या मिला है? बानावली में टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ फ्लो मिला है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन रहा है? 2, 1, 4 एंड 3। 2, 1, 4, 3 मीन्स ऑप्शन इज 2। आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक पर्टिकुलर साइड देख के भी पूछ सकते हैं मैचिंग में, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। तो आपको ये सारी जो मैचिंग है उसको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एबॉलिश्ड इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम को किसने एबॉलिश कर दिया था? तो जो ऑप्शन दी गई है वो है बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। जिसका आंसर है वो है ऑप्शन 4 अलाउद्दीन खिलजी। एबॉलिश तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंट्रोड्यूस इल्तुतमिश ने किया था। चलिए डिस्कस करते हैं ये इक्ता सिस्टम है क्या। इक्ता का मीनिंग ये होता है लैंड और लैंड रेवेन्यू असाइन टू एन इंडिविजुअल ऑन सर्टेन कंडीशन। तो इसमें क्या किया जाता था? जो लैंड होती थी उसे डिफरेंट लार्ज और स्मॉल ट्रैक्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, जिसे इक्ता कहते थे। और ये जो इक्तास होते थे उन्हें सोल्जर, ऑफिसर्स एंड नोबल्स में असाइन कर दिया जाता था। और इक्ता के जो भी होल्डर्स होते थे वो सुल्तान के ट्रस्टी होते थे। इक्ता को 2 में डिवाइड कर दिया जाता था, लार्ज इक्ता एंड स्मॉल इक्ता। तो चलिए हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने इसको एबॉलिश क्यों किया था। जो लार्ज इक्ता के होल्डर्स होते थे उन्हें कहते थे गवर्नर्स। इनकी सिर्फ इक्ता को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती थी। और जो स्मॉल इक्तास के होल्डर्स होते थे उनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती थी और कल्टीवेटर से जो भी इनकम आती थी वो स्मॉल इक्ता होल्डर्स अपने पास रखते थे। बट जब भी उन्हें सुल्तान द्वारा फोर्सेस या आर्म्स के साथ बुलाया जाता था तो उन्हें जाना ही पड़ता था। और ये जो स्मॉल इक्तास होते थे उनको खुट और मुकद्दम भी कहा जाता था। तो आपने ये भी याद रखना है, खुट और मुकद्दम। अमीर खुसरो ने खुट और मुकद्दम को सबसे पहले
जमींदार के नाम से रेफर किया था। तो ये सारे फैक्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप याद रखो। जो ये खुट और मुकद्दम थे, इनको लग्जरियस लाइफ जीने की आदत पड़ गई थी, तो इसलिए फिर अलाउद्दीन खिलजी ने स्मॉल इक्ता सिस्टम को एबॉलिश ही कर दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी का यह रिफॉर्म एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म माना जाता है। तो ठीक है, आप याद रखिए इंट्रोड्यूस किसने किया था, इल्तुतमिश ने, और इसको एबॉलिश किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which treaty signaled the departure of Gorkhas and arrival of British on the political canvas of शिमला हिल स्टेट। आपने बताना है किस ट्रीटी के वजह से गोरखा शिमला हिल स्टेट में से निकल गए थे और यहाँ पे ब्रिटिशर्स का अराइवल हो गया था। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रीटी ऑफ सुगोली। ये ट्रीटी नेपाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1815 में हुई थी। नेपाल की तरफ से राजगुरु गजराज मिश्रा ने साइन किए थे और ब्रिटिश कंपनी की तरफ से ब्रैडशॉ ने साइन करे थे। इस ट्रीटी के बाद एंग्लो नेपालीज वॉर जो कि 1814 से 16 तक चली, उसका एंड हो गया था और इसके बाद नेपाल ने तराई रीजन में अपने सारे क्लेम्स को खत्म कर दिया था और काली रिवर के वेस्ट में जो भी लैंड कॉन्कर की गई थी वो ब्रिटिशर्स को दे दी गई थी। इसके बाद नेपाल में ब्रिटिश रेजिडेंट को एज अ एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच प्लेस डज रिवर ब्यास इंटरसेक्ट ढोलाधार माउंटेन रेंज। आपने बताना है कौन से प्लेस पे ब्यास रिवर ढोलाधार माउंटेन रेंज को कट करती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 1 लारजी। इससे पहले हम लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। आपने बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, सेकंड टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, थर्ड टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, फोर टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 1 टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस। ये फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूडेड नहीं है। चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुई थी। अमेंडमेंट से एक नया पार्ट 4A ऐड किया गया था और इसमें ओनली वन आर्टिकल 51A था जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली ऐड की गई थी और जो 11th ड्यूटी थी उसे 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था। और ये ड्यूटी कौन सी थी? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड थी। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इट मीन्स कि आपको जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको भी एक बार ध्यान में रखना है। एटलीस्ट आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आप मार्क करके आ सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। इसके साथ ही आपने ये सारे फैक्ट्स भी याद करने हैं बिकॉज ये भी डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट वे में पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए एक तो क्वेश्चन यही बनता है प्रेसिडेंट को कौन से ग्राउंड पे इम्पीच किया जा सकता है। तो आंसर क्या बनेगा? वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमने ये बताना है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच कौन कर सकता है। ऑप्शंस हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका जो आंसर है वो है 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन चलिए हम इसका पूरा प्रोसीजर देखते हैं कि इसको कैसे रिमूव किया जाता है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस के ऊपर प्रेसिडेंट को इम्पीच तो करते हैं लेकिन ये जो फ्रेज है इसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। चलिए जो इम्पीचमेंट चार्जेस होते हैं वो किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकते हैं, मीन्स चाहे लोकसभा से चाहे
राज्यसभा से। लेकिन चार्जेस स्टार्ट करने से पहले प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है, और चार्जेस स्टार्ट करने से पहले जो 1/4 मेंबर्स हैं उनके साइन होने चाहिए, और इम्पीचमेंट बिल पास होने के लिए मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस होनी चाहिए। मीन्स 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है बिल को पास होने के लिए। जब एक हाउस से पास हो जाता है तो वो फिर दूसरे हाउस में चला जाता है बिल, और वहां पे भी 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, अगर वो दूसरे हाउस में भी पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट की रिमूवल माना जाता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ अ राज्यसभा? राज्यसभा मेंबर की जो टर्म है वो कितनी होती है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 3, 6 years। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक परमानेंट चैम्बर है, मीन्स एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, और इसका कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता। लेकिन इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो एवरी सेकेंड ईयर रिटायर होते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा के मेंबर की कोई भी टर्म फिक्स नहीं की गई है, तो ये पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा गया था कि वो इसकी टर्म कितना रखती है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 राज्यसभा के जो मेंबर्स की टर्म है वो कितनी रखी गई है? 6 years। दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो इसको भी आपने याद रखना है। किसके थ्रू 6 year टर्म रखी गई है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच कंट्रीज एजेंसी इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट टू प्रोवाइड एन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर 3 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। आपने बताना है किस कंट्री की एजेंसी के साथ इंडिया ने 3 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइन किए हैं, जिसमें कि ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस दी जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2, जापान। जापान की जो गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी जीका है, जीका मीन्स जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, उसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ 3 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर साइन किए हैं, जिसमें अबाउट 15,000 करोड़ की असिस्टेंस दी जाएगी। तो देखते हैं ये कौन कौन से 3 प्रोजेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज फेज 1 ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसमें क्या होगा, इसमें मुंबई से दिल्ली के बीच आने वाली स्टेट्स जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इन सबके इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड हार्बर्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि फॉरेन एक्सपोर्ट एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में काफी प्रमोशन होगी। सेकेंड इज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में मुंबई को नवी मुंबई के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा, ट्रैफिक कंजेशन कम होगा एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने में हेल्प मिलेगी। थर्ड वन इज मुंबई मेट्रो लाइन 3 प्रोजेक्ट। इस मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट से भी एक तो डीकंजेशन में हेल्प मिलेगी, और जो इंडस्ट्रियल फ्रेट ट्रांसपोर्ट की डिमांड्स है उसको भी पूरा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोजेक्ट नेत्रा ऑफ इसरो? इसरो का नेत्र प्रोजेक्ट क्या है? ऑप्शंस हैं, इट इज एन मून ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम, सेकेंड इज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम इन स्पेस टू डिटेक्ट डेब्रिस, थर्ड इज अर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2, एन अर्ली वार्निंग सिस्टम इन स्पेस टू डिटेक्ट डेब्रिस। नेत्रा क्या है? इट इज network for space object tracking and
एनालिसिस। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में इसरो ऑब्जर्वेशन फैसिलिटीज जैसे कि रेडार्स, टेलीस्कोप, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने का प्लान कर रहा है। इससे इंडिया जो है उसकी खुद की स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कैपेबिलिटी बन जाएगी। और इस प्रोजेक्ट को क्यों लाया गया है, इस प्रोजेक्ट को लाने का रीजन है कि जो स्पेस में जंक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये जो जंक है वो एक पोटेंशियल डेंजर है। जितने भी स्पेस शटल्स, सैटेलाइट्स, स्पेशली जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, इन सब के लिए एक पोटेंशियल डेंजर है। और इंडिया के भी सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में है, तो अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन सैटेलाइट एक्सेट्रा को इन डेब्रिस से बचाने के लिए ये नेत्र प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फेमस राइटर वॉज सिलेक्टेड फॉर द मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड? कौन से फेमस राइटर को मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 मनोज दास। मनोज दास जो है वो उड़िया एंड इंग्लिश राइटर हैं और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये जो मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड है ये उनको दिया जाता है जो उड़िया लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ था? कौन से 5 ईयर प्लान में एस्टेब्लिश किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 6th 5 ईयर प्लान में। ये 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था और जो 6th 5 ईयर प्लान था वो था 1980 से 85 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रॉक? आपने बताना है इनमें से प्राइमरी रॉक कौन सा है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या नन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 1 इग्नियस। इग्नियस रॉक्स को क्यों कहते हैं प्राइमरी रॉक, या फिर इसे पेरेंट रॉक भी कहा जाता है? इसका रीजन ये है कि जो इग्नियस रॉक्स हैं वो बनते कैसे हैं, वो बनते हैं मैग्मा के फूल होने से, इसीलिए इन्हें मैग्मेटिक रॉक्स भी कहते हैं। लेकिन बाकी सारे जो रॉक्स हैं वो इन्हीं रॉक से अलग अलग वे में डिराइव होते हैं, क्योंकि बाकी सारे रॉक इसी से डिराइव होते हैं, इसीलिए इसे पेरेंट रॉक या फिर प्राइमरी रॉक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गैस एक्सीडेंटली रिलीज्ड बाय यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट, भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसे कहते हैं, इन 1984 वॉज, आपने बताना है भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुई थी उसका नाम क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक टॉक्सिक पॉइजनस गैस है जो कि 1984 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट जो कि भोपाल में है उसमें वहां पे ये लीक हो गई। इस ट्रेजेडी की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। ह्यूमन बीइंग के साथ साथ इन्वायरमेंट पे भी इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, तो आपने याद रखना है कौन सी गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम? आपने बताना है जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से किस में बेस्ट वे में इकोसिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है। तो ऑप्शंस हैं अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, दैट पार्ट ऑफ अर्थ व्हिच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, a community of organism together with the environment in which they live, flora and fauna of a geographical area। तो चलिए इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं अच्छे से। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है? इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन conjunction with the non-living components interacting with one another। इकोसिस्टम की ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसमें एक हमने क्या बोला है, इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स इसमें हम बायोटिक कंपोनेंट्स भी ले रहे हैं, नॉन लिविंग मीन्स ए बायोटिक कंपोनेंट्स भी ले रहे हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि बायोटिक और बायोटिक में क्या डिफरेंस है, तो ये भी पता होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है इंटरैक्टिंग, मीन्स इन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, इंटरैक्शन। और ये किसके थ्रू हो सकती है, जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल्स, एनर्जी फ्लो के थ्रू। तो इसमें से जो बेस्ट आंसर हम चूज कर सकते हैं, फर्स्ट चेक करते हैं कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विद वन अनदर। तो कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है इसमें, लिविंग नॉन लिविंग, और वो क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो दिस विल बी द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द इकोसिस्टम। अगर हम सेकंड वाला पार्ट देखते हैं तो इसमें लिखा है द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें सिर्फ लिविंग की बात की है, नॉन लिविंग की बात नहीं की हुई है, तो ये ऑप्शन नहीं है। थर्ड इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसमें इंटरैक्शन की बात नहीं की गई है। द फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ ज्योग्राफिकल एरिया, इसमें भी लेकिन इंटरैक्शन की बात कहीं नहीं की गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन 1, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद वन अनदर। ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो एग्जाम में कई बार बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें करने में मुश्किल होता है बिकॉज ऑप्शन जो होती है वो बहुत क्लोज रहती है। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन्ड। टर्मरिक जो है वो प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन्ड होती है? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4, स्टेम से ऑब्टेन होती है। टर्मरिक जो है वो पेरेनियल हर्बेशियस प्लांट कर्कुमा लोंगा से ऑब्टेन किया जाता है, और इसका जो पाउडर होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम, जिसे ड्राइड राइजोम ऑफ प्लांट कहते हैं, वहां से ऑब्टेन किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट अ टीवी सेट। जो टीवी के रिमोट कंट्रोल होते हैं उनमें कौन सी वेव्स यूज की जाती है? तो ऑप्शन दी हुई है लाइट वेव, साउंड वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 4, रेडियो वेव्स। वैसे अभी जो टीवी रिमोट कंट्रोल्स होते हैं उनमें क्या यूज होता है, इंफ्रारेड लाइट्स यूज की जाती हैं, लेकिन कई जगह पे रेडियो वेव्स भी यूज होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर क्या है, रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोर्ट इज नाउ रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपने बताना है किस पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 3, कोलकाता पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो कि बाद में कौन सी पार्टी बन गई थी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। कोलकाता पोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है, दिस इज द ओनली riverine port of India. This is very important fact. यूपीएससी के भी और अदर एग्जाम, पीसीएस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो आपने ये भी याद रखना है। कोलकाता पोर्ट जो है, अभी जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोला जाता है, ये क्या है, रिवरराइन मेजर पोर्ट ऑफ द इंडिया है। चलिए आज के क्वेश्चंस की डिस्कशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम फिर नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।